हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र। भैया मानव यानी हम और आप सांस कैसे लेते हैं, जो सांस लेते हैं वो कैसे। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट दूर करता हूँ। यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया आप सांस कहाँ से लेते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं, तो आप ये कभी मत बताइए कि सांस हम नाक से लेते हैं। जी नहीं, नाक तो सिर्फ माध्यम है अंदर वायु को प्रवेश कराने का। हमारे फेफड़े सांस लेते हैं, वो फूलते हैं, तब उनको वायु की आवश्यकता होती है। तो नाक हमारे पास माध्यम है, जिस माध्यम की सहायता से अंदर वायु जाती है। ठीक है ना बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में श्वसन। तो पहले सबसे पहले बिना देरी किए हुए श्वसन की परिभाषा जान लेते हैं। श्वसन क्या है? तो श्वसन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत मानव जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, उस भोज्य पदार्थ में जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण किया जाता है। फलतः ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित हो जाता है और ऊर्जा उत्पादित करता है, ऊर्जा बनाता है, और वो ऊर्जा संपूर्ण कोशिकाओं में फैल जाती है। इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसे वापस उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतः ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की जाती है। ठीक है बच्चों, श्वसन में दो मुख्य अंग भाग लेते हैं। श्वसन क्रिया के लिए मुख्यतः दो प्रकार के अंग भाग लेते हैं। एक होता है मुख्य अंग। कौन सा? मुख्य श्वसन अंग। और दूसरा है सहायक श्वसन अंग। दो तरह के। तो बच्चों, मुख्य श्वसन अंग के अंतर्गत फेफड़ा आता है। क्या आता है? फेफड़ा आता है, फुफ्फुस जिसे कहते हैं। और सहायक श्वसन अंग के अंतर्गत नासिका, कंठ, ग्रसनी, श्वसनी, श्वास नली, श्वसनिका, कूपिका आदि, ये सब के सब सहायक श्वसन अंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग फाइनल क्रियाविधि देखेंगे कैसे श्वसन होता है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग बनाएंगे बच्चों, नासिका। क्या लिखेंगे? नासिका। ये पहली हेडिंग आपकी होगी। तो नासिका में आपको क्या लिखना है? देखिए, मानव नाक यानी नासिका के माध्यम से वायुमंडल की ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करता है। तो नाक कहां पर है? हमारे मुख में ओंठ के ऊपर एक उभार युक्त संरचना नाक कहलाती है, जिनमें दो छिद्र, एक छिद्र ये, एक छिद्र ये, जिनमें दो छिद्र होते हैं। ये दो छिद्र के बीच में एक पट होता है, बीच में एक हड्डी होती है, उसे नासिका पट कहते हैं। और ये जो अंदर नाक के अंदर ये जो आपका खाली स्पेस है ना, इसे नासिका गुहा कहते हैं। क्या बोलते हैं? नासिका गुहा, जिसके अंदर आप उंगली डालते रहते हैं, वो नासिका गुहा है। ठीक है, तो क्या है? अब नासिका के बारे में आप क्या लिखेंगे? देखिए, वायुमंडल की ऑक्सीजन को, वायुमंडल की ऑक्सीजन को नाक के माध्यम से अंदर ग्रहण किया जाता है। इस दौरान नाक में उपस्थित जो बाल हैं, वायु में उपस्थित धूल आदि के कणों को रोक लेते हैं, तथा अब वो वायु जब और अंदर जाती है तो हमारे अंदर श्लेष्म पाया जाता है, म्यूकस जिसे बलगम कहते हैं, वो पाया जाता है। तो वहाँ पर वो वायु पहुँचती है और वायु में जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं वो वहाँ पर चिपक जाते हैं। अब शुद्ध वायु अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए नासिका मार्ग को वायु का फिल्टर भी कहते हैं। वायु का फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए, नासिका आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर आपकी अगली हेडिंग होगी बच्चों, ग्रसनी और कंठ। ये दूसरी हेडिंग बोल रहा हूँ मैं। इन दोनों हेडिंग को आप बनाने वाले हैं, ग्रसनी और कंठ। ठीक है, तो ग्रसनी और कंठ के बारे में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखें। ये है बेटा अपनी ग्रसनी, ये है अपना कंठ। तो ग्रसनी और कंठ देखिए कहां पर है? ये नली एक ही है, ये एक ही नली है ये। ठीक है, तो ग्रसनी और कंठ दोनों ही वायु और भोजन, वायु और भोजन दोनों का साझा मार्ग है। मतलब ये एक ऐसी ट्यूब, ऐसी नलिका है, ऐसी गुहा है जिसके अंतर्गत वायु और भोजन दोनों ही जाता है, अंदर बाहर दोनों ही चला जाएगा, अंदर दोनों ही चला जाएगा। इसीलिए उसे साझा मार्ग कहते हैं। तो क्या बोलेंगे आप? ग्रसनी और कंठ, ग्रसनी और कंठ
भोजन तथा श्वसन का साझा मार्ग है, तथा साथ ही साथ कंठ जो है, कंठ, ये जो आपका कंठ जहाँ से आवाज़ साउंड क्रिएट होती है, ये जो आपका कंठ है, अब बात है कि सर जी ग्रसनी किसको कहते हैं? बच्चों जब आप अपना मुंह फैलाएंगे ना तो अंदर हलक दिखाई देता है, वो हलक ग्रसनी है, ठीक है, जनरली भाषा में बता दिया। फिर कंठ क्या है? हाँ, तो मैंने बताया आपको क्या लिखना है, कंठ के बारे में बता रहा हूँ। हेडिंग पढ़ी, ग्रसनी और कंठ। आपने लिखा ग्रसनी और कंठ वायु और भोजन का एक साझा मार्ग है। कंठ स्वर उत्पन्न करने यानी आवाज निकालने तथा साथ ही साथ वायु को अंदर या अंदर भेजने, ठीक है, का कार्य करता है या वायु के आदान प्रदान में, मतलब अपने आप में से वायु को अंदर बाहर आने जाने देता है। कौन? कंठ, ये इसका कार्य है। अब अगली हेडिंग बनेगी बच्चों श्वास नली। अगली हेडिंग, तो श्वास नली कहाँ है? कंठ के ठीक नीचे वाली नली को श्वास नली कहते हैं, जो लगभग 5 इंच की होती है। कितनी? लगभग 5 इंच की होती है। श्वास नली में ही वायु अंदर या बाहर गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वास नली में सी आकार के, ये सी आकार के छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं। उन छल्लों को उपास्थि वलय कहते हैं। इन उपास्थि वलय की उपस्थिति के कारण ही श्वास नली चिपकती नहीं, बस इतना लिखना है। चिपकने के बारे में एक उदाहरण से समझाऊं आपको। जैसे आप अपने घर में टैप वाटर टोटी चलाते हैं और पाइप से पानी जाता है, तो यदि टोटी बंद करते हैं तो पाइप बिल्कुल चपट जाती है। वैसे ही सोचिए, अगर ये भी इनमें छल्ले न लगे होते तो वायु ऊपर नीचे करने का, जब तेज से खींचते तो वो चिपक जाती, छोड़ते तो फूल जाती। अगर कभी चिपकी ही रह जाए, चिपक ही जाए वो नली, तो फिर आपको गैसों के आदान प्रदान करने में कठिनाई होगी। इसीलिए चिपके ना, इसीलिए सी आकार के छल्ले होते हैं, ठीक है। तो श्वास नली में आपको इतना लिखना है, आगे भी लिखना है। फिर आप क्या लिखेंगे? श्वास नली क्रमशः आगे बढ़कर 2 नलियों में विभक्त हो जाती है। ये देखिए, 2 नलियों में विभक्त हो जाती है, जो अपने अपने फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। जो अपने अपने फेफड़ों में प्रवेश करते हैं उसे श्वसनी कहते हैं, उसे श्वसनी कहते हैं। और इन श्वसनी से ये महीन ट्यूब जैसी नलिकाएं निकलती हैं, ट्यूब जैसी महीन नलिकाएं निकलती हैं, जिसे श्वसनिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। इतनी चीजें आप लिखेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ का मैंने डायग्राम अलग बनाया, वहाँ का अलग इसलिए बनाया क्योंकि आपको पता है जो फेफड़ा है ना, जो लंग्स है, वो हमारे इन पसलियों के अंदर होता है। ये यहाँ पे पसलियाँ है ना, वो पसली को मैंने खाली दिखाया है। मैं ऐसे भी गोल गोल बना दे सकता था, बस मैंने दिखाया किस प्रकार कवर करती है। ये रिब है, पसलियाँ है, ठीक है, पसलियाँ। चलिए, तो यहाँ पे भी बनी हुई है, मुझे इसी में बना दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगली हेडिंग होगी कूपिका। अब कौन सी हेडिंग डालेंगे बच्चों? कूपिका। ध्यान दीजिएगा, कूपिका। कूपिका में क्या लिखेंगे आप? श्वसनिका के अंत में, ये है ना श्वसनिका, ये श्वसनिका के अंत में ये गुब्बारे, छोटे गुब्बारे जैसी संरचना कूपिका कहलाती है। कूपिका की संख्या एक और एक फेफड़े में 15 करोड़ तथा दूसरे में भी 15 करोड़, कुल फेफड़ों में कूपिकाओं की संख्या 30 करोड़ होती है, ठीक है। एक में 15 करोड़, ऐसे कुल में बोलेंगे तो यानी कुल फेफड़ों में कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है? 30 करोड़ होती है। कूपिकाओं के माध्यम से ही वायुमंडल की जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, वो ऑक्सीजन उन्हीं कूपिकाओं के माध्यम से ब्लड में विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है, तथा ब्लड से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं कूपिकाओं में वापस भर जाती है और वो वापस फिर से इसी मार्ग से बाहर कर दी जाती है, ठीक। इतनी चीज आप कूपिकाओं में लिखेंगे। फिर अगली हेडिंग होगी भैया फुफ्फुस। क्या होगी? फुफ्फुस। कितनी हेडिंग कवर की? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी हेडिंग क्या है? फुफ्फुस, फेफड़ा। फुफ्फुस जो है बच्चों, देखिए फुफ्फुस कहाँ पर है? ये जो पसलियां है ना आपकी, इन पसलियों के अंदर स्थित है फेफड़ा, ठीक है। तो
अब मैं एक चीज और बताऊंगा, ये जो हमारी पसलियां है ना, इन पसलियों और इन फुफ्फुस के बीच में, ये जो पसलियां चारों तरफ से हमको घेर के रखी है, तो इन फुफ्फुस में बाहर एक झिल्ली जैसी आकृति पाई जाती है जिसे फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। ये फुफ्फुस झिल्ली पसली, क्योंकि बाहर पसलियां हैं तो पसलियां और फुफ्फुस के बीच के घर्षण को कम करता है, ठीक है। तो फुफ्फुस झिल्ली, फुफ्फुस में पाई जाती है फुफ्फुस झिल्ली। फुफ्फुस झिल्ली पसलियों और फुफ्फुस के बीच के घर्षण को, फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। चलिए वो अलग पार्ट था, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आप जान गए। तो फुफ्फुस के बारे में बताएंगे। फुफ्फुस जो है, फुफ्फुस की संख्या एक मनुष्य में 2 होती है या एक जोड़ी में होती है, जो मुलायम और लचीला होता है, जो मुलायम और लचीला होता है तथा साथ ही साथ गुलाबी रंग का होता है, तथा साथ ही साथ कैसा होता है बच्चों, गुलाबी रंग का होता है। फुफ्फुस के चारों ओर पसलियां होती हैं, पसलियां होती हैं जो फुफ्फुस तथा हृदय, जो फुफ्फुस तथा हृदय को सुरक्षा देने का कार्य करता है। फुफ्फुस के चारों ओर फुफ्फुस झिल्ली पाई जाती है जो पसलियां और फुफ्फुस के बीच घर्षण को कम करने का कार्य करता है। हमारा जो दायां, इसी में लिखना, जो दायां फुफ्फुस है ये आकार में छोटा होता है, जबकि बायां फुफ्फुस आकार में लंबा बड़ा सा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे इसी दाहिनी और नीचे लीवर होता है, तो लीवर की जगह होने के लिए जो दायां हमारा लंग्स थोड़ा सा छोटा होता है, चौड़ा होता है और भारी होता है, ठीक है। जबकि हमारा यहाँ वाला, यहाँ का जो हमारा फुफ्फुस है वो लंबाई में थोड़ा बड़ा होगा, लंबाई में थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, तथा साथ ही साथ इसका भार कम होता है और यहीं बीच में ये यहाँ पास हृदय स्थित होता है, ठीक है। आकार बड़ा कर रहा है हृदय की स्थान देने के लिए, हृदय को स्थान देने के लिए, ठीक है। ये छोटा हो रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ लीवर है, लीवर को स्थान देने के लिए छोटा हो रहा है, ठीक है। इतनी चीजें आप लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर अगली हेडिंग होगी बच्चों, छठवीं हेडिंग आपकी होगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, छठवीं हेडिंग होगी आपकी डायफ्राम। क्या होगी बच्चों, डायफ्राम। तो डायफ्राम में क्या लिखेंगे, फुफ्फुस का आधारी भाग, निचला फुफ्फुस का आधारी भाग डायफ्राम कहलाता है। डायफ्राम जब नीचे होता है, जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो हमारी पसलियां आगे आएंगी, जब पसलियां आगे आएंगी तो हमारे फेफड़े फूलेंगे और हमारी वायु उस फेफड़े में भर जाएगी। जैसे आप ट्राई करके देखिए, आप मतलब ऑक्सीजन गैस ग्रहण कीजिए, जब आप ऐसे खींचेंगे तो ऐसा लगेगा नीचे कुछ जा रहा है और आपकी ये रिब जो है, पसलियां वो उठ रही हैं और लंग्स फूल जाते हैं। लेकिन जब आप वायु बाहर निकालते हैं, सांस ले लिए फिर ऐसे छोड़ेंगे, तो जब छोड़ेंगे तो ये रिब जो आपका डायफ्राम है ये ऊपर की ओर आएगा, पसलियां अंदर आएंगी और साथ ही साथ फुफ्फुस सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो डायफ्राम जब नीचे जाता है तो पसलियां आगे बढ़ती हैं और हमारे फुफ्फुस गैस को लेने के बाद फूल जाते हैं, तथा जब हम गैस का निष्कासन करते हैं, गैस छोड़ते हैं, तो हमारे डायफ्राम ऊपर चढ़ जाते हैं और जो हमारी पसलियां हैं वो वापस फिर से अंदर आ जाती हैं। ये था डायफ्राम के बारे में, ये था मानव का कंप्लीट श्वसन तंत्र। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।